अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आयोनिक क्रिस्टल्स को स्टार्ट किया था। आयोनिक क्रिस्टल्स में NaCl का स्ट्रक्चर हमने कल स्टडी किया था और आज का हमारा लेक्चर है लैटिस एनर्जी। तो NaCl से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। लैटिस एनर्जी क्या चीज़ होती है? लैटिस एनर्जी बेसिकली जो है ये हमारे पास एनर्जी, देखें लैटिस एनर्जी जिसमें आपके पास नंबर ऑफ इसमें लैटिस एनर्जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। लैटिस एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस एटम्स। इसकी देखें ये डिफाइन जो है ना, इसको अक्सर स्टूडेंट्स इसको यहाँ तक डेफिनेशन लिख के इसका रिएक्शन लिख के इसको छोड़ देते हैं। इस तरह से नहीं, ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है, आपने प्रॉपर लिखना है। लैटिस एनर्जी को हम 2 फॉर्म्स में स्टडी करते हैं। लैटिस एनर्जी में एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है जो 1 मोल आपके पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको बनाने के लिए उसको बनाएं, उससे जो एनर्जी रिलीज़ हो, या फिर 1 मोल आपका सॉलिड सब्सटेंस हो उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। 2 फॉर्म्स में कंपाउंड्स बनता है, सॉलिड फॉर्म्स हमारे पास प्रिपेयर होती हैं, उसको बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। 2 मेथड याद रखने हैं आपने, 2 पॉइंट्स हैं इसको पढ़ने से पहले। एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस, सेकंड है बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है ना? तो बॉन्ड फॉर्मेशन जहां भी आप देखेंगे, जहां भी आपको बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा, 2 एटम्स आपस में रिएक्ट करके जहां भी बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना? तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। और बॉन्ड ब्रेकेज जो प्रोसेस है, बॉन्ड ब्रेकेज जब भी बॉन्ड टूटता है, जब भी किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होता है। एनर्जी इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी उसको देनी पड़ती है उस सिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज़ को ब्रेक करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल इसको ब्रेक करते हैं तो इस फॉर्म में क्या होगा, हमें एनर्जी इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। तो 2 तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आयोनिक सॉलिड्स या तो बनते हैं या फिर टूटते हैं। अगर बनेंगे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो एनर्जी रिलीज़ होगी, अगर उनको तोड़ा गया है तो एनर्जी जो है हमें लगानी पड़ेगी, सिस्टम को एनर्जी चाहिए होगी। तो इसको 2 फॉर्म्स में आइडेंटिफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कि आयोनिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़, कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जब एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोसेस कौन सा है, बॉन्ड फॉर्मेशन का है। व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड, जब आयोनिक क्रिस्टल बनता है मतलब उनके दरमियान जब बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। या दूसरा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सेम एक ही डेफिनेशन चल रही है। सेकंड पे आता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब उस सिस्टम को एनर्जी चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कि सिस्टम को एनर्जी की ज़रूरत होती है। कब ज़रूरत होगी, जब आप 1 मोल सॉलिड को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे वो बन रहा था और इस जगह पे वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। जब उसको तोड़ा जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, उस पर एनर्जी लगाएंगे तो उस फॉर्म में जो एनर्जी सिस्टम को देंगे वो एनर्जी भी लैटिस एनर्जी कहलाएगी। एग्जाम्पल्स देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दोनों आयंस आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, मतलब इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिससे हमें ये मिलता है NaCl की फॉर्म में। अब NaCl इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो चुकी है। अब इन दोनों के आपस में मिलने से जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी लैटिस एनर्जी, ये फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल। तो जो एनर्जी रिलीज हो, जो एनर्जी जहाँ पे रिलीज हो वो प्रोसेस कौन से होते हैं, वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है? और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम साइन यूज़ करते हैं नेगेटिव का। ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे एग्जाम्पल्स के अंदर भी आपको हेल्प आउट करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आइडेंटिफाई किससे किया जाता है, जब हम उनके साइंस शो करते हैं। जब उसकी एनर्जी के अमाउंट को आप शो करेंगे तो उस अमाउंट के साथ आपको नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, इसका मतलब होगा एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हुई है। अब दूसरा जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज की बात की है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब भी किसी चीज़ को तोड़ा जाता है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये एंडोथर्मिक होते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन जिन पे एनर्जी रिक्वायर हो, जिस सिस्टम को एनर्जी चाहिए हो, तो इनको हम शो करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ।
अगर किसी भी एनर्जी के अमाउंट के साथ साइन नहीं दिया हुआ, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव साइन मौजूद है, तो मतलब वो प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है ना। अब यही चीज़ यहाँ पे है एग्जांपल के अंदर आपको नजर आ रही है कि एन ने पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिला, ये दोनों मिले, इनके दरमियान अट्रैक्शन हुई और आपके पास इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। जैसे इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ है, एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और इनका जो एनर्जी का जितनी भी वैल्यू होगी उसके साथ साइन आपको कौन सा नजर आएगा, नेगेटिव। इस वजह से डेल एच अमाउंट ऑफ हीट है, तो डेल एच इसका कितना आएगा, -787 किलोजोल पर मोल। किलोजोल पर मोल ये यूनिट होता है एनर्जी का, मतलब एक मोल को एक मोल बॉन्ड फॉर्मेशन में जो आयनिक क्रिस्टल से वो बने उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 787। माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज को शो कर रहा है कि यहाँ से एनर्जी निकली है, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज की है। ठीक है ना। अगर आपके पास यही NaCl मौजूद है 1 मोल, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए जितनी आपको एनर्जी इसके ऊपर लगानी पड़ेगी उसको अपने आइंस में कन्वर्ट करने के लिए, वो एनर्जी भी लैटिस एनर्जी कहलाएगी। लेकिन आप पहचान किससे करेंगे, अब देखिए ये जो साइन है 787 किलोजोल पर मोल, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, तो जब माइनस का साइन नहीं है मतलब जहाँ पे माइनस ना हो वहाँ पे प्लस का साइन ऑलरेडी होता है। यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं, तो मतलब यहाँ पे प्लस मौजूद है। 787 किलोजोल पर मोल मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे एनर्जी दी गई है सिस्टम को और प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक है, और जो है मे बी वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज का प्रोसेस हुआ हो। ठीक है ना। तो बॉन्ड ब्रेकेज में एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ती है और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी सिस्टम रिलीज करता है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव का साइन, जब सिस्टम एनर्जी खुद गेन करेगा तो पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसी से रिलेटेड लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स को हमने लैटिस क्रिस्टल लैटिस के अंदर आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से देखा था कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। तो लैटिस पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच होता है, वो जगह, उस जगह को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस स्पेस का नाम देते हैं। तो इसको हमने क्रिस्टल लैटिस के अंदर भी देखा था, यहाँ जस्ट मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है, इसको आप देख लें। द पॉइंट एट विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, कोई भी हो सकता है जो स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। ठीक है। वो जहाँ पे अटैच हो रहा है उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी जगह है, वो क्या कहलाएगी, लैटिस पॉइंट्स कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसका ट्रेंड। अब ट्रेंड हम इसका पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, तो इसके ट्रेंड को स्टार्ट करने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह की कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको गौर से देखें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह एक पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको दो तरह के जो हैं करैक्टर नज़र आते हैं। एक उसमें कॉलम्स होते हैं, एक उसमें रोज़ होती हैं। जो रोज़ होती हैं उसमें उसको हम नाम देते हैं पीरियड्स का, जो कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में उसके अंदर या तो कॉलम्स होते हैं, ये चीज़ बुक से हट के है, इसको गौर से देखें ताकि हम अगला अपना टॉपिक जो है उसको अच्छे से समझ सकें। ये मैं खुद से बता रहा हूँ, इसको गौर से देखें। पीरियोडिक टेबल में उसमें कॉलम्स होते हैं और दूसरा उसमें क्या होती हैं, रोज़ होती हैं। जो कॉलम्स होते हैं इस तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनको कॉलम कहा जाता है, और जो रोज़ हैं इस तरह से हॉरिजेंटली, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल, इनको रोज़ कहा जाता है। अब देखें जो कॉलम्स हैं इनका नाम क्या होगा, कॉलम को पीरियोडिक टेबल के अंदर नाम दिया गया है ग्रुप्स का, और रोज़ को पीरियोडिक टेबल में नाम दिया गया है पीरियड्स का। इनको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब इनमें देखें करैक्टर किस तरह का होता है, साइज़ के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा। इसमें जो पीरियड्स की अगर बात करें, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब आप मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट साइड पे इस तरफ जब मूव करेंगे तो एटम के साइज़ के अंदर चेंज आता है, एटम का साइज़ कम होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे पीरियड में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है। और चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, साइज और चार्ज। पीरियड में जब आप देखते हैं ना, तो इसके अंदर देखें, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। हम यहाँ पे पीरियड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब आप मूव करते चाहते हैं तो एटम का जो साइज़ होता है वो कम होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। रीज़न क्या होती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब जितना आप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को ऐड करते जा रहे हैं, मतलब आप न्यूक्लियस की पावर को बढ़ाते जा रहे हैं, और जितना न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस जो उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन को मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचेगा। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को वो न्यूक्लियस मजबूती के साथ खींचता जाएगा तो साइज़ जो है वो श्रिंक होता जाएगा, साइज़ कम होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 1 फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक प्रोटॉन है, इसके अंदर 2 आ जाते हैं, इसके अंदर 3 आ जाते हैं, इसके अंदर 4 आ जाते हैं, इसके अंदर 5 आ जाते हैं, इस तरह 6 इसके अंदर आ जाते हैं। अब प्रोटॉन के बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस की पावर बढ़ा रहे हैं हम। जितना न्यूक्लियस की पावर को आप इंक्रीज़ करेंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर मौजूद है उनको खींचता जाएगा मजबूती से। जितना ज़्यादा खींचेगा साइज़ कम होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन एटम या आयन। ठीक है ना, ये हम आगे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। ये तो था पीरियड में, लेकिन ग्रुप में क्या होता है? जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में एटम का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है? ग्रुप में एटम का साइज बढ़ता है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब आप ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, पहला मेंबर, उसका निचला मेंबर, उसका निचला मेंबर, उसका निचला मेंबर, तो हर एक मेंबर जैसे आप स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे, हर एक स्टेप में एक एटम का एक शेल बढ़ता जाएगा। तो शेल क्या होता है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिस तरह आप शेल बढ़ा रहे हैं मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज कर रहे हैं, उसका साइज़ बढ़ेगा। तो इसके अंदर एक शेल है तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 शेल्स आ जाते हैं, साइज़ बढ़ गया। इसके अंदर 3 शेल्स हैं, इसमें 4 शेल्स आ जाते हैं, इसके अंदर 5 आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो डाउन द ग्रुप जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, डाउनवर्ड नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज होता है। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इसमें साइज़ डिक्रीज होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स 2 याद रखने हैं। अब हम आते हैं अपने इस ट्रेंड की तरफ। तो ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में किस तरह से हमें नज़र आता है कि जब हम ग्रुप में मूव करें, ग्रुप में एटम का साइज़ बढ़ता है। जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में एटम का साइज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज़ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आयनिक साइज़। आयन का जो साइज़ होगा वो क्या डिपेंड करेगा? इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेटेस्ट एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयन का साइज़ आपको बताएगा कि एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर आयन का साइज़ कम है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। इन्वर्स का साइन है, तो इन्वर्स का साइन आपको क्या बताएगा कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। ये इन्वर्स का साइन होता है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है अगर एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी भी उसी हिसाब से बढ़े, एक चीज़ को कम करें तो दूसरी भी उसी हिसाब से कम हो। लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है, तो इन्वर्स का मतलब अगर आयनिक साइज़, अगर एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। उसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ आगे चल के। ये पॉइंट अभी माइंड में बिठाएं। फॉर एग्जांपल 2 एटम्स हैं, इस पॉइंट को हम 2 फॉर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि जब हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं ना, आयोनिक क्रिस्टल्स में 2 चीज़ें होती हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स की अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें, आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर जितने भी हैं या आयोनिक सॉलिड्स की बात कर लें, एक ही चीज़ है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इसके अंदर केटाइन मौजूद होता है और दूसरा उसके अंदर एनाइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है ना, तो NaCl जैसे टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में जाएगा ना, तो Na पॉजिटिव को क्या कहा जाता है? केटाइन, और Cl नेगेटिव क्या है? एनाइन है। तो जितने भी आयोनिक क्रिस्टल्स हैं सबके अंदर ये करैक्टर मौजूद होता है, पॉजिटिव भी होता है और उसके अंदर नेगेटिव भी होता है। अब ये जो पॉइंट्स लिखे हुए इन्हीं को गौर से देख के आप लॉट ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब केटाइन जो है यहाँ पे मैंने 2 फॉर्म्स लिखे हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। केटाइन का अगर 1 पार्ट आप स्टडी कर रहे हैं तो एनाइन का भी 1 उससे रिलेट करेंगे। अगर केटाइन के सेकंड पार्ट को आप स्टडी कर रहे हैं तो एनाइन का भी सेकंड पार्ट जो है सामने रख के आप उसको जो है रिलेट करेंगे। अब देखें, अगर केटाइन फॉर एग्जांपल, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली हम यहाँ पे आयनिक साइज़ की बात कर रहे हैं। ये दोनों आयन्स हैं, ये भी आयन है और ये भी आयन है। ठीक है ना, तो आयनिक साइज़ के हम जो है उसके अंदर चेंज को चेक कर रहे हैं कि आयनिक साइज़ का किस तरह से उसके अंदर चेंज आता है और लेटेस्ट एनर्जी के अंदर चेंज आता है। अब अगर केटाइन का साइज़ इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट जो हम इसका प्रोसेस देख रहे हैं, केटाइन के साइज़ को अगर आप बढ़ा रहे हैं
एनाइन क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, एनाइन के साइज के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। दो फैक्टर्स लेकिन इनका इफेक्ट सेम होगा। एक हमने यहाँ पे देखा, इसको बल्कि करता हूँ यहाँ पे, देखें यहाँ पे हम साइज की जस्ट बात कर लेते हैं, वहाँ पे वैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। केटाइन क्या है, केटाइन पॉजिटिव होता है, केटाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, केटाइन फॉर एग्जांपल ये केटाइन है, केटाइन का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, और एनाइन यहाँ पे कांस्टेंट है, एनाइन के अंदर कोई चेंज नहीं है। केटाइन, ये केटाइन है पॉजिटिव चार्ज, और ये एनाइन है, एनाइन कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेंबर आपका कौन सा है, कोई भी ले लें। यहाँ पे अगर लिथियम क्लोराइड है, क्लोरीन यहाँ पे सारा लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और इसको लें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये लिथियम क्लोराइड है, ये क्या आ जाएगा सोडियम, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पोटाशियम। सबसे ऊपर लिथियम होता है, फिर उसके नीचे सोडियम होता है, फिर उसके नीचे पोटाशियम होता है। तो डाउनवर्ड साइज क्या होता जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल्स। तो लिथियम जो है इसका साइज कम है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे सोडियम का साइज उससे ज़्यादा है, थर्ड पे पोटाशियम का साइज उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब इसमें देखें केटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है, एनाइन का साइज बढ़ रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इसमें इसके उलट हो जाए कि केटाइन का साइज तो कांस्टेंट है, लेकिन एनाइन का साइज जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, एनाइन इसका साइज इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास एनाइन है नेगेटिव, और ये क्या आएगा यहाँ पे केटाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सोडियम लगा देते हैं, सोडियम मतलब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बात की समझ आई। दो पॉसिबिलिटीज, दोनों फॉर्म में हम किसको सामने रख रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइज इसका बढ़ रहा है एनाइन का, यहाँ पे केटाइन का बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से जिस तरह से चाहे एनाइन का साइज हो या केटाइन का साइज हो, जो भी साइज के हिसाब से जब देखेंगे तो साइज जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी उनकी कम हो रही है। जितना बढ़ता जाएगा उस हिसाब से लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, चार्ज ओवर साइज, ठीक है। देखें ये यहाँ पे हमने बात की थी ना शुरू में, जो फार्मूला लिखवाया आयोनिक साइज था ना, तो साइज यहाँ पे साइज का मतलब आयोनिक साइज ही है, सेम ये वाला जो फार्मूला है सेम वही लिखा हुआ है। आयोनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक साइज, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हम साथ साथ चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज के जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना चार्ज कम होगा उतना लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लैटिस चार्ज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, चार्ज कम हो रहा है तो लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पे है साइज का, साइज इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। अगर कहीं पे साइज आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है तो लैटिस एनर्जी वहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर साइज वहाँ पे बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी वहाँ पे कम हो जाएगी, ओके। अब इन पॉइंट्स को देखें, एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाए। पहले यही चीज़ें जो मैंने यहाँ पे एक जनरल सा आइडिया दिया है यहाँ पे, इसके अंदर ये एग्जांपल केटाइन की और एनाइन के हिसाब से, या फिर ये जो आपका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है ये एमसीक्यूज़ है, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले इन एग्जांपल्स को देखें, फिर हम इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज का मतलब आयोनिक साइज, यहाँ पे चार्ज का मतलब आयोनिक चार्ज, क्योंकि आयोनिक क्रिस्टल्स हैं तो आइंस के चार्ज की बात करेंगे और आइंस के साइज की यहाँ पे बात करेंगे। अब फर्स्ट जो एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स हैं ये फॉलो कर रही है, किस कैटेगरी को फॉलो कर रही हैं, जिसमें आपका एनाइन जो है वो कांस्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये जो हमने शुरू में लिया था कि फर्स्ट है कि केटाइन जो है वो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और एनाइन का साइज क्या है, सेम है। सेम वो चीज़ यहाँ पे आ गई, केटाइन का साइज डाउनवर्ड इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। लिथियम का क्लोरीन के साथ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। एनाइन कांस्टेंट है, केटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ हम साइज को देखेंगे, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। अब देखें ये तो कांस्टेंट है, इसको तो देखना ही नहीं है ना, क्लोरीन को आपने देखना है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों को कंपेयर करना है जो मेटल्स हैं।
तो जिस तरह साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू माइनस में है, इस माइनस का मतलब ये माइनस जस्ट आपको साइन का बता रहा है। साइन क्या है ये साइन आपको बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन का बता रहा है कि ये दोनों, अगर लिथियम, अगर Li पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव ये दोनों आपस में मिलें तो आपके पास बनेगा LiCl, एक आयोनिक सॉलिड, आयोनिक क्रिस्टल बनेगा। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड बन रहा है, अब इस आयोनिक कंपाउंड के बनने से जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई वो यहाँ पे बताया गया माइनस की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो यही एनर्जी आप इसके ऊपर लगाएंगे, तब जाकर इसको अपने आइंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम डाउनवर्ड साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज जिस तरह इंक्रीज होता जाएगा लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। अब देखें 833 जो है ये लैटिस एनर्जी लिथियम की, और इससे सोडियम का साइज बड़ा होता है। साइज बढ़ने से एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो इसकी एनर्जी कितनी है 787। अगर इस ये बॉन्ड बनता है के और Cl के दरमियान, पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान, तो ये जो बनेगा इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है 690। देखें डाउनवर्ड जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है केटाइन का, एनाइन कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें देखें यहाँ पे सारा सोडियम लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सोडियम एटम है, यहाँ पे केटाइन क्या है, कांस्टेंट है, सेम है इसका जो साइज है, साइज के अंदर चेंज नहीं आ रहा। अब चेंज कहाँ पे आपको नजर आएगा, एनाइन के अंदर चेंज आएगा। यहाँ पे एनाइन कांस्टेंट था, यहाँ पे एनाइन है वो वेरिएबल है। अब फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है क्योंकि ये टॉप पे है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, उसका साइज उससे बड़ा है, एक शेल इसका ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। उसके बाद क्लोरीन का साइज बड़ा है, फिर ब्रोमीन का साइज उससे बड़ा है, फिर आयोडीन का साइज उससे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो साइज के बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा, वही सेम करैक्टर, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। इसको देखें, सोडियम फ्लोराइड, इसमें सोडियम तो कांस्टेंट है, सबके अंदर सेम है। अब हम फ्लोरीन को जस्ट देखें, फ्लोरीन क्लोरीन इनको देखना है आपने। फ्लोरीन का साइज कम है तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई है 895। क्लोरीन का साइज उससे बड़ा है तो एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। साइज के बढ़ने से एनर्जी कम होती जा रही है, डाउनवर्ड देखते जाएं। ब्रोमीन है 7 तो साइज इसका इन दोनों से बड़ा है तो एनर्जी उतनी कम रिलीज होगी। आयोडीन को देखें तो साइज इन सबसे बड़ा है तो एनर्जी सबसे कम रिलीज होगी, 690 किलोजोल पर मोल। यहाँ पे ये सारे यूनिट्स लगे हुए हैं, किलोजोल पर मोल यहाँ पे है कि एक मोल बनाने में या एक मोल को तोड़ने में कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी या वहाँ से रिलीज होगी, ओके। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसी से रिलेटेड यहाँ मैंने एक एमसीक्यूज लिखे, आप लोगों ने इसका आंसर देना है एमसीक्यूज का। विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। आपने इनमें से बताना है कि किस कंपाउंड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, चाहे इसको बना रहे हैं या रिलीज़ कर रहे हैं। लैटिस एनर्जी दोनों तरह से होती है, बनाने में भी और उसको तोड़ने में भी। आप इसको बनाएं या तोड़ें, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी आपने उसको मेंशन करना है यहाँ पे। तो इसका आइडिया मैं आपको देता हूँ, आप लोग ने आंसर मुझे सेंड करना है ग्रुप में। देखें इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, आंसर आपने खुद ढूंढना है इसका। अब MgF है ना, MgF2 है। आपने 9th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। वहाँ पे हमने देखा था कि Na, अगर सोडियम एक पॉजिटिव है, अगर इसके साथ एक क्लोरीन Cl, क्लोराइडाइन Cl नेगेटिव आ जाता है। अगर चार्जेस जहाँ पे जो वैलेंसी है, अगर वैलेंसी सेम हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सेम वैलेंसी क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। केमिकल फार्मूला के अंदर उसको नहीं लिखा जाता, तो हमने लिखा था उसको NaCl, ठीक है। एक पॉइंट ये था। दूसरा था कि अगर यहाँ पे जो वैलेंसी है वो डिफरेंट हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं देखना, जस्ट आपने वैलेंसी देखनी है। अगर ये जो वैलेंसी है ये डिफरेंट हो, जैसा कि आपके पास आ जाता है, यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसा इसको ले लें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, क्लोरीन के ऊपर सिंगल नेगेटिव होता है, क्लोराइडाइन बोलते हैं इसको। जब आप इसका फार्मूला तैयार करेंगे तो क्या होगा, जब वैलेंसी डिफरेंट हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 1 कहाँ जाएगा, इस 3 के, इस Cl के नीचे चला जाएगा, सॉरी ये 3 इस Cl के नीचे, और इसके ऊपर चार्ज 1 है ना, वैलेंसी 1 है, तो ये वैलेंसी कहाँ जाएगी, इस एल्यूमिनियम के नीचे। तो वैलेंसी को कहीं पे भी शो नहीं करना होता हमने उसको, अगर 1 आ जाए तो 1 को कहीं पे भी शो नहीं करना होता। तो आपके पास ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम, ये 1 इसके नीचे, 1 को तो हमने लिखना नहीं है ना, ये 3 कहाँ जाएगा, इस Cl के नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपने चार्जेस फाइंड करने हैं तो चार्जेस देखें, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, ठीक है ना। तो आपने चार्ज देखना है, तो चार्ज यहाँ पे किसका मैटर करेगा, आपने केटाइन के चार्ज को यहाँ पे देखना है
चार्ज इसी तरह से आप जो है बना लेंगे कि किस तरह से इसे बना हुआ है ना, अब इसको तोड़ना है तो तोड़ेंगे कैसे? ये Cl कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया? इस एलुमिनियम के ऊपर से इसको ऊपर ले जाएं तो ये उसके ऊपर 3 यहाँ पे पहुँच गया। तो पॉजिटिव का हमें कैसे पता लगेगा? जो मेटल्स होती हैं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, तो यहाँ पे आप प्लस लगा देंगे। इस हिसाब से आपने इनके चार्जेस फाइंड करने हैं, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा जो है लेटेस्ट एनर्जी उसकी उतना ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेटेस्ट एनर्जी। यहाँ पे चार्ज मैटर कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज क्योंकि ये एक ही ग्रुप में से नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स में है, तो यहाँ पे आपने चार्ज को सामने रखना है। तो चार्ज जिसका ज़्यादा होगा आपने उसकी लेटेस्ट एनर्जी बतानी है कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है। इसका आप आंसर फॉलो मुझे सेंड करें, ओके।